गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो सेकंड अध्याय चल रहा है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग है वो किस रूप से अधिक महत्वपूर्ण है और किस प्रकार उनके कार्य की क्षमता है, उनकी जो तकनीक है, उनके जो सिद्धांत है, उनका जो डेवलपमेंट है, उसमें प्रमुख रूप से कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनसे उनकी स्थिति में सुधार होता है, उनको अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा वेतन मिलता है। तो इसके पीछे कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, प्रमुख तथ्य होते हैं, प्रमुख सिद्धांत होते हैं। तो उन तत्वों के बारे में अपन चर्चा करेंगे जो एक व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब बात करें इन तत्वों की तो प्रारंभ में इनकी स्थिति काफी निम्न स्थिति में थी और वर्तमान में इन तत्वों में काफी सुधार हुआ है। और सुधार के कारण क्या है कि अपने देश की जो राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, उसमें समय के साथ बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। इस कारण क्या है कि वर्तमान में जो कुछ परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अपना आज जो पहला बिंदु है वो है शिक्षा। बात आती है शिक्षा की कि शिक्षा है वो एक व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करती है। हमने इसमें कहानी पढ़ी थी शकल और विलास की, तो उसमें कुछ तथ्य हमारे सामने आए, उनको अब बारीकी से अध्ययन हम करेंगे। बात आती है आरंभिक वर्षों में शकल की शिक्षा, यानी जब शकल छोटा था तो उसने आरंभिक जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा है, वो उसने गांव के स्तर पे प्राप्त की। और उस कारण क्या है कि उसका धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है, जो उसकी शिक्षा के प्रति रुचि है, ज्ञान के प्रति उसकी रुचि है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो आरंभ से ही क्या है, उसमें शिक्षा के प्रति लगाव था, जुड़ाव था और उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। बात आती है अच्छी नौकरी व मेहनत का फल। जब ये नौकरी और उसको अच्छा वेतन मिला तो इसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य था शिक्षा थी। उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उसके साथ उसने क्या है कि व्यावसायिक जो कंप्यूटर शिक्षा है उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के कारण क्या है कि उसको अच्छी नौकरी मिली और नौकरी में उसको क्या मिला, अच्छा वेतन मिला। इसके पीछे क्या था कारण, प्रमुख रूप से शिक्षा। बात आती है विकास में शिक्षा का योगदान। किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो विकास होता है वो प्रमुख रूप से शिक्षा से जुड़ा हुआ आता है। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा अच्छा है उसको अच्छा कार्य मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको अच्छा वेतन मिलता है। और एक व्यक्ति के विकास के साथ क्या है कि उस समाज का, उस राज्य का, उस देश का विकास से जुड़ा हुआ होता है। राष्ट्रीय आय और संस्कृति में वृद्धि। किसी देश की जनता जितनी अधिक शिक्षा प्राप्त करेगी उतना ही क्या है कि वहां की जो जनता है वो आर्थिक रूप से अपने देश के विकास में सहयोग करेगी। इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय आय, देश की आय में वृद्धि होगी। क्योंकि ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति की आय को जोड़ के ही क्या है, राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। बात आती है कि इसमें संस्कृति में वृद्धि। व्यक्ति अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, इन सभ्यताओं को किस प्रकार समझता है, जब वो इन तथ्यों के बारे में पढ़ता है, उनको समझता है, तो उनको पता चलता है कि अपनी पहले संस्कृति कैसी थी, वर्तमान में संस्कृति कैसी है, किन तथ्यों को, किन संस्कृति को अपने महत्व देना चाहिए, हमारी विरासत कौन कौन सी है। तो इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बात आती है प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश आवश्यक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जनसंख्या है वो हो सकती है कि सारी जनसंख्या नहीं पढ़ पाए, लेकिन कम से कम है उनको जो प्राथमिक शिक्षा है वो शिक्षा मिलनी आवश्यक है। क्योंकि वो अगर उनको शिक्षा नहीं मिल पाई तो वो क्या है, गलत और सही में भेदभाव का अंतर नहीं कर पाएंगे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आएगा और वो पढ़ाई के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। जब उनको सही तरीके से कुछ चीजों का ज्ञान हो जाएगा तो उसमें प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिकतर क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है और अधिक से अधिक गांव, शहरों व कस्बों के लोगों के जो बच्चे हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो अपना मजबूत हो जाए। तो आगे के जो माध्यमिक क्षेत्र है, उच्च माध्यमिक क्षेत्र है, वो धीरे धीरे उसके साथ अपने ही आप पे डेवलपमेंट करने लग जाएंगे। बात आती है नवोदय विद्यालय की स्थापना। जब अपनी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट हो जाए और जब हाई स्कूल की शिक्षा चल रही हो तो उस समय क्या है कि उनको अच्छा प्रशिक्षण मिलना आवश्यक है। साथ में क्या नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है ताकि वहां बच्चों का रहना होता है, वहीं पे उनकी पढ़ाई होती है, वहीं उनकी सारी व्यवस्थाएं देखी जाती है, ताकि क्या है कि हर क्षेत्र का बच्चा जो किसी भी क्षेत्र में रहता हो, किसी भी स्थान पे रहता हो, कैसी भी उसकी स्थिति हो, अगर वो पढ़ने का इच्छुक है, पढ़ना चाहता है, तो उसको नवोदय विद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर उसका एडमिशन किया जा सकता है, उसको विद्यालय में शिक्षा नवोदय में मिल सकती है।
बात आती है व्यवसायिक शाखाएं विकसित करना। हमारी जो व्यवस्था है पढ़ाई की, उसमें क्या है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ ऐसे प्रशिक्षण बच्चों को दिए जाए, कुछ उनको ऐसे हाथ के कार्य सिखाए जाए, मशीनों को उनका ज्ञान दिया जाए, तकनीक के साथ उनको जोड़ा जाए, यानी ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो एक प्राथमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ऐसे व्यक्ति बन जाए, ऐसे बालक बन जाए कि वो कहीं न कहीं अपना स्वयं का रोजगार कर सके, स्वयं उनको ऐसा कार्य करना आने लग जाए जिससे वो स्वयं का खर्चा निकाल सके और साथ में पढ़ाई भी उनके साथ साथ होती रहे। तो व्यवसायिक शिक्षा का महत्व भी साथ में है कि व्यवसाय किस प्रकार किया जाता है, व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, किस प्रकार व्यवसाय में लाभ कमाया जाता है, तो इस प्रकार का ज्ञान होना भी आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ व्यवसायिक उद्योगों का जानकारी भी होना उन बच्चों को आवश्यक है। बात आती है प्रथम जो परियोजना थी उसमें शिक्षा का खर्च कितना रहा था। जब अपना देश आजाद हुआ उसके बाद से क्या है कि पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो गई थी। पंचवर्षीय मतलब होता है कि एक से अधिक योजनाओं के उद्देश्य को साथ में लेकर जो चलने वाली परियोजनाएं थी वो पंचवर्षीय योजनाएं कहलाई। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम परियोजना थी, उसमें जो शिक्षा पर खर्च हुआ वो प्रमुखतः 151 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए गए थे। उसमें प्रमुख जो महत्व था प्राथमिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था। बात आती है कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी अपनी, उसमें शिक्षा पर कितना खर्च किया गया। तो ध्यान रखना, जहां पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, वहीं क्या है कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें 3766.90 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो काफी कुछ है वो वृद्धि पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुखतः की गई। क्यों की गई कि अपनी जनसंख्या है वो समय के साथ अधिक बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या घातक सिद्ध होती है, लेकिन उस जनसंख्या का अगर सही उपयोग किया जाए, उसको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी व्यवस्था दी जाए, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए, अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, तो वो जनसंख्या है एक देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। बात आती है साक्षरता क्या है, साक्षरता का अर्थ क्या है। सामान्य रूप से जो साक्षरता का अर्थ है कि वह बालक है जो किसी भाषा को पढ़ना या लिखना जानता है, वो साक्षर कहलाता है। बात आती है वह बालक जो किसी भाषा को पढ़ना या लिखना जानता है उसे साक्षर कहा जाता है। सामान्य रूप से इसकी एक अन्य परिभाषा या ये भी बताई गई है कि वह व्यक्ति जिसको साक्षर करने आते हैं और सामान्य जोड़ बाकी गुणा भाग जो कर लेता है उस व्यक्ति को साक्षर कहा जाएगा। साक्षर का मतलब हो गया कि वह व्यक्ति अनपढ़ नहीं है और अच्छी तरीके से किताबों पढ़ सकता है, किताबों में उसके पास ज्ञान है और अपना हिसाब किताब है वो स्वयं रख सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। तो शिक्षा की बात करें तो वर्तमान समय की और अपने पहले की बात करें तो शिक्षा में काफी अंतर आ गया। पहले जहां क्या है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, वर्तमान स्थिति में क्या है कि धीरे धीरे जनसंख्या में जो पढ़ाई का स्तर है, शिक्षा का जो स्तर है वो धीरे धीरे क्या है बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ कर रहा है। आवश्यकता है शिक्षा की, शिक्षा का महत्व है वो लोगों की समझ में धीरे धीरे आने लगा है। बात है कि जो प्रारंभ में 1951 में जो भारत में शिक्षा का प्रतिशत था वो कितना प्रतिशत था, तो ध्यान रखना उस समय शिक्षा का दर थी वो बहुत कम थी। 18% जो जनसंख्या है अपनी वही सिर्फ पढ़ी हुई लिखी थी। उस समय पढ़ाई का महत्व कम था और कम होने के कारण क्या है कि देश की अपने राष्ट्रीय आय भी, प्रति व्यक्ति आय भी क्या थी, कम थी, क्योंकि शिक्षा है वो कम थी। लोगों के पास रोजगार नहीं थे, लोगों के पास अच्छी नौकरियां नहीं थी, सामान्य रूप से कृषि कार्य से वो जुड़े हुए थे और कृषि से आमदनी उनकी कम होती थी। बात आती है 2011 की। 2011 में जो शिक्षा का जो प्रतिशत है वो कितना ग्रोथ किया, कितनी उसमें वृद्धि हुई, तो ध्यान रखना 2011 के अनुसार अपने देश की जो साक्षरता दर थी, साक्षरता प्रतिशत था वो था 74.04%। कितना था? 74.04%। तो जहां अपन ने 1951 की बात करें सिर्फ 18% जनसंख्या पढ़ी लिखी थी, वहीं अब क्या है कि जो अपनी जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग है वो अभी भी क्या है, निरक्षर है, अनपढ़ है। लेकिन जो अन्य 74% जनसंख्या है, 74.04% जनसंख्या वो आज क्या है, पढ़ी लिखी है और धीरे धीरे पढ़ाई के क्षेत्र में उसकी जो वृद्धि है लगातार बढ़ती जा रही है। यानी शिक्षा है वो व्यक्ति की एक प्रमुख आवश्यकता बन गई है। जैसे रोटी कपड़ा मकान है, उसी प्रकार के शिक्षा का महत्व व्यक्ति के जीवन में अमूल्य हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है। बात आती है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर अधिक। पहले की बात की जाए या वर्तमान की बात की जाए तो पहले जो महिलाएं थी उनका प्रमुख रूप से कार्य था घर के संबंधी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना।
तो उस समय और आज वर्तमान की स्थिति बात की जाए तो महिलाओं की तो शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थिति है आज भी पिछड़ी हुई है, वर्तमान में भी अभी पिछड़ी हुई है अपनी, और आजादी के समय की बात करें उस समय पिछड़ी थी, जबकि पुरुष की जो शिक्षा का क्षेत्र है वो अधिक है और महिलाओं का जो शिक्षा का क्षेत्र है वो कम है। तो ध्यान रखना, वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 16.6% जो जनसंख्या है वो महिलाओं की आज भी पुरुषों से साक्षरता दर के मामले में पीछे है। बात आती है अब कि सर्वाधिक शिक्षा वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जो शिक्षा वाला राज्य वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता दर के अनुसार कौन सा है, तो ध्यान रखना जो केरल राज्य है हमारा, उसकी जनसंख्या है वो शिक्षा प्रतिशत है उसका सबसे अधिक है, 94% उसका शिक्षा प्रतिशत है। अब बात आती है सबसे अधिक की बात की हमने, सबसे कम जो प्रतिशत है वो कौन से राज्य का है, तो ध्यान रखना न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो बिहार है। कौन सा है? बिहार है। अधिक वाला कौन सा है? केरल। तो बिहार की कितनी प्रतिशत साक्षरता दर है? ध्यान रखना 63.08% है वो बिहार की साक्षरता दर, 64% भी कहा जा सकता है। बात आती है वे सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान है वो किसके तहत चलाया गया कि जो छोटे बच्चे हैं जो विद्यालय में जाते नहीं हैं उनको शिक्षा के प्रति क्या है कि उनको आकर्षित किया जाए, शिक्षा के प्रति उनको खींचा जाए, शिक्षा के प्रति उनका जुड़ाव किया जाए, शिक्षा के प्रति उनके मन में रुचि उत्पन्न की जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान है वो 2010 से प्रमुखतः इसको कार्यशील बनाया गया, और प्रमुखतः जो इसमें विशेष रूप से आयु निर्धारित की गई थी कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको इस कार्यक्रम के तहत जोड़ा जाए, यानी छोटा बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा है प्रमुख रूप से दिलाई जाए। बात आती है प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, यानी गांव में घर घर जाके विद्यालय के जो अध्यापक हैं या अन्य शिक्षा संबंधी जो संस्थाएं हैं वो घर जाके प्रत्येक घर पे जाके संपर्क कर रही है ताकि वो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा के साथ जोड़ा जाए, उनको घर पे रख के या अन्य जो काम करवा के उनका जो जीवन है वो बर्बाद नहीं किया जाए। उनको क्या है शिक्षा के अभाव में उनका क्या है न तो अच्छी वेतन मिलेगा उनको, न अच्छी नौकरी मिल पाएगी। बात आती है सेतु पाठ्यक्रम। सेतु पाठ्यक्रम का मतलब है प्रमुख रूप से कि व्यक्ति के जो गुण हैं शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, प्रमुख रूप से जो बेसिक शिक्षा है उसको क्या है कि पहली कक्षा से 9वीं कक्षा तक जोड़ा गया है। तो उसमें सेतु पाठ्यक्रम है उसका विशेष रूप से क्या है महत्व है। बात आती है स्कूल लोटो शिविर, यानी जिन बच्चों ने विद्यालय में दाखिला ले लिया, विद्यालय में प्रवेश ले लिया, लेकिन किसी कारणवश या तो उन्होंने स्वयं ने विद्यालय छोड़ दिया या उनके पेरेंट्स हैं उनने विद्यालय उनसे छुड़वा लिया और किसी काम में लगा दिया, तो उन बच्चों को वापस विद्यालय से जोड़ने के लिए क्या है कि स्कूल लोटो शिविर भी कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए। अब बच्चे स्कूल में कैसे बने रहे, किस प्रकार उनको जोड़ा जाए, इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाया गया, दोपहर भोजन की व्यवस्था। यानी बच्चे हैं वो क्या है कुछ समय तक विद्यालय में कई जगह रहते हैं और बाद में घर चले जाते हैं, तो क्या है इस कारण क्या उनकी पढ़ाई की व्यवस्था है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। इस तरीके से विद्यालय में रुके और उनको घर जाना नहीं पड़े दोपहर में, इसलिए उन्होंने भोजन की व्यवस्था भी सरकार ने क्या है कि वो प्रारंभ कर दी है ताकि बच्चे हैं अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके और उनको क्या है बीच में लौटना नहीं पड़े, अच्छी तरीके से उनकी शिक्षा आगे चलती रहे। बात आती है उच्च शिक्षा में नामांकन। जब वो प्राथमिक विद्यालय से निकल कर जब उच्च शिक्षा में जाते हैं, उच्च क्षेत्र में जाते हैं, तो उस नामांकन को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अपने जो आसपास के गांव हैं, पिछड़े हुए जो शहर है, कस्बे हैं, वहाँ आज भी क्या है कि प्राथमिक विद्यालय मिल जाएंगे, माध्यमिक विद्यालय मिल जाएंगे, उच्च माध्यमिक विद्यालय है या जो अन्य विश्वविद्यालय है, कॉलेज वगैरह व्यवस्था है वो आज भी नहीं है। तो धीरे धीरे इस क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए, इस कारण भी कुछ प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा समय समय पे। बात आती है उच्च शिक्षा में जो 18 से 23 वर्ष की आयु में वृद्धि कितनी हुई है, यानी तो उच्च शिक्षा पाने वाले जो बच्चे हैं उनका जो प्रतिशत है उसमें वृद्धि कितनी की गई है, तो ध्यान रखना 25.2% है उसमें वृद्धि की गई है सरकार के प्रयास द्वारा। और किस समय के अनुसार है 2017 और 18 के अनुसार जो वृद्धि है वो 25.02% रही है। बात आती है कि वृद्धि का प्रयास है, सरकार चाहती है कि वृद्धि दर निरंतर बढ़ती रहे, जो ये बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका स्तर गिरे नहीं, वो लगातार बढ़ता जाए। इसके लिए क्या है कि 30% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है और कब तक है 2020-21 के अनुसार जो वृद्धि दर है उसको 30% लाने का प्रयास किया जा रहा है। बात आती है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, व्यवसायीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी। समय समय पे क्या है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक है, उसमें तकनीकी शिक्षा को जोड़ना आवश्यक है, उसमें औद्योगिक शिक्षा को जोड़ना आवश्यक है,
उसमें व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों को जोड़ना आवश्यक है। उसके साथ ही क्या है, तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी, जो अपने कंप्यूटर है, अन्य जो सूचना संबंधित है, अपने अन्य जो टेक्नोलॉजी है, जो डेवलपमेंट है, उससे संबंधित शिक्षा भी देनी आवश्यक है। तो व्यक्ति को, बालक को जो शिक्षा दी जा रही है उसमें समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समय की तकनीक को ध्यान में रखते हुए बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे, उसको क्या है, अन्य व्यवसाय के बारे में उसको जानकारी मिले। व्यवसाय किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से व्यवसाय है वो लाभदायक होते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी है, अपने नेट से संबंधित कार्य है, कंप्यूटर संबंधित कार्य है, वो किस प्रकार किया जाते हैं, इसकी शिक्षा भी समय समय के साथ आवश्यक है। बात आती है भाई विश्वविद्यालय की संख्या, यानी 1950-51 में हमारे जो विश्वविद्यालय थे उनकी संख्या उस समय कितनी थी। तो ध्यान रखना, उस समय जो संख्या थी 1950-51 में 30 जो है अपने वो विश्वविद्यालय प्रमुख थे उस समय थे, उनमें शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हुआ, इसमें वृद्धि हुई और इसकी संख्या है वो 2017-18 तक इन विश्वविद्यालय की संख्या बढ़कर 851 हो गई। तो 1950-51 में जहां 30 ही विश्वविद्यालय थे अपने, वहीं क्या है 2017-18 में इनकी संख्या बढ़ के कितनी होगी, 851 हो गई। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में समय समय पे क्या है, सुधार किए जा रहे हैं और वृद्धि की जा रही है। बात आती है अब 1950-51 में शिक्षक है वो यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों में कितने थे, यानी 1950-51 की बात की जाए तो जो विद्यालय थे उसमें शिक्षक है, विश्वविद्यालय में जो शिक्षक है वो कुल मिला के उनकी संख्या कितनी थी। तो ध्यान रखना, उस समय तक 24,000 जो शिक्षक है वो कार्य कर रहे थे और बच्चों को है वो शिक्षा प्रदान कर रहे थे। लेकिन इनकी संख्या में क्या है, धीरे धीरे सुधार हुआ और 2017-18 में जो शिक्षकों की संख्या है वो ध्यान रखना बढ़कर हो गई 14,70,190 शिक्षक है वो अपनी सेवाएं हैं वो सन 2017-18 के दौरान दे रहे हैं। तो शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई। वृद्धि होने का कारण क्या है कि बच्चे शिक्षा के साथ है, समय के साथ उनमें जुड़ते गए, इसके कारण शिक्षकों की आवश्यकता भी अधिक बढ़ती गई। बात आती है कि विद्यार्थी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में कितने हैं, यानी 1950-51 की बात की जाए तो जो विद्यार्थी है वो महाविद्यालय और उससे अधिक उच्च शिक्षा है उसमें विद्यालयों में संख्या कितनी है थी। ध्यान रखना, 1950-51 के अनुसार 21,63,000 जो विद्यार्थी हैं उस समय 1950 के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कितने, 21,63,000 जो जनसंख्या उस समय शिक्षा प्राप्त कर रही थी। भारत के 2017-18 के अनुसार कितने जो है वो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो ध्यान रखना, 3,66,42,378 विद्यार्थी है वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यानी धीरे धीरे जो बच्चों की जो शिक्षा का स्तर है उसमें वृद्धि हुई। दूसरी बात है, शिक्षा का महत्व लोगों ने जाना, अभिभावक है वो शिक्षा के प्रति जागरूक हुए और बच्चों को शिक्षा के साथ धीरे धीरे जोड़ते चले गए। शिक्षा के साथ क्या है कि प्रमुख रूप से स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। शिक्षा बच्चा प्राप्त कर रहा है, बड़ा प्राप्त कर रहा है, लेकिन क्या है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसकी जो शिक्षा है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, शिक्षा उसके बीच में रुक जाती है। तो अगर व्यक्ति है उसकी अच्छी वृद्धि करनी है, अच्छी ग्रोथ करनी है तो शिक्षा के साथ साथ उसका स्वास्थ्य है वो भी बेहतर होना, अच्छा होना आवश्यक है। तो बात करेंगे हम स्वास्थ्य की। फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ, जब जो अपने विलास है उसने जब शिक्षा प्राप्त की सकल ने तो उस फर्म में उसको नौकरी मिल गई और नौकरी मिलने के बाद क्या है कि फर्म का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, और लाभ जो देता है, लाभ से संबंधित जो कार्य करता है वो ही क्या है कि फर्म में उनको रखते हैं कार्य के लिए। और जो अपना सही तरीके से योगदान नहीं दे पाता, अपना समय नहीं दे पाता, अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाता, तो उसको क्या है कि फर्म में अधिक समय तक कार्य नहीं करने दिया जाता। बात आती है अस्वस्थ श्रमिकों के कार्य में कमी। एक स्वस्थ व्यक्ति हो और एक होता है अस्वस्थ व्यक्ति, दोनों की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो दोनों की अलग अलग होती है। तो जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा वो कार्य अधिक समय तक करता है, तेज गति से करता है, जबकि एक अस्वस्थ व्यक्ति है उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, गति होती है, वो क्या होती है, कम होती है। बात आती है स्वास्थ्य व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण। एक व्यक्ति का जो विकास है प्रमुख रूप से स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। व्यक्ति हष्ट पुष्ट है, अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी क्या है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण क्या है कि वो न तो अच्छा कार्य कर पाता है, न कहीं अधिक समय तक कार्य कर सकता है। तो स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण क्या है, व्यक्ति का विकास रुक जाता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसका विकास लगातार बढ़ता रहता है, अच्छी उसकी पदोन्नति होती रहती है।
बात आती है स्वास्थ्य में सुधार देश की प्राथमिकता, यानी किसी भी देश की जनसंख्या, अच्छी जनसंख्या वो कहलाएगी जिसमें स्वास्थ्य दर है वो वृद्धि दर के साथ साथ बढ़ती जाए, स्वास्थ्य स्तर है वो निम्न होने के साथ उसमें वृद्धि हो, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी किसी बीमारी के संबंध में परेशानी नहीं होनी पड़े, उनका कम मूल्य में सही इलाज हो, सारी सुविधाएं हैं चिकित्सालय की उनको समय समय में उपलब्ध हो जाए, उनको किसी दूर स्थान पे जाने का प्रयास नहीं करना पड़े, स्थानीय स्तर पे उनको क्या है चिकित्सालय संबंधी जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो जाए। बात आती है अल्प सुविधा वर्ग पर विशेष ध्यान। अल्प सुविधा यानी वह वर्ग है जिनको सुविधाएं कम मिली है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको क्या है कि अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। साथ में क्या है उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, उनको शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे तो उनके जीवन स्तर में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। बात आती है स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण, पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना, यानी किसी भी देश की जनसंख्या को प्रमुख रूप से कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि उनको अच्छा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाए, इसमें विटामिन से भरपूर भोजन हो। दूसरा बात है इसमें परिवार कल्याण की, परिवार है उसकी संख्या को सीमित रखा जाए। क्या है कि परिवार की सदस्य संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही क्या है परिवार के सदस्य का जो पालन पोषण है, उसकी शिक्षा है, उसी स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए। जितनी संख्या कम होगी परिवार में उतनी ही क्या है उनको शिक्षा अच्छी मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो कम होगी और उनका सही तरीके से सही समय पे इलाज करवाया जाएगा। तो ये चीजें प्रमुख रूप से महत्व रखती है। बात आती है कि जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि एक व्यक्ति की जीवन की जो औसत आयु होती है उसका जो अनुमान लगाया जाता है उसे जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान, यानी एक व्यक्ति जन्म के बाद में कितने समय तक जीवित रहता है, उसकी स्वास्थ्य सेवाएं में किस प्रकार की ग्रोथ की गई है, और वह क्या है जीवन प्रत्याशा। जहां आज़ादी की बात की जाए उस समय कम थी और वर्तमान समय की अपन बात करें तो धीरे धीरे जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना, स्वास्थ्य के प्रति लोगों का जागरूक होना। तो ये बातें प्रमुख रूप से इसमें आती है। बात आती है कि 2014 में जो जीवन प्रत्याशा थी, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की जो औसत आयु है वो कितनी थी, तो ध्यान रखना 68.6 माह तक व्यक्ति है उसका जीवन काल बताया गया। एक व्यक्ति का जीवन काल नहीं है, ये देश की समस्त जनसंख्या का जो औसत काल निकाला गया है वो औसत काल है, ध्यान रखना। बात आती है 1970-75 में एक व्यक्ति के जीवन की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, ध्यान रखना मापक के आधार पे। तो ध्यान रखना 49.7 वर्ष है, 49.7 महीने हैं वो उसके जीवन का औसत अनुमान था। तो अपन कहें तो स्वास्थ्य सेवा सुधार के साथ क्या है धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि व्यक्ति की जो जीवन की औसत आयु है जो उसकी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है, उसमें सुधार हो रहा है। बात आती है शिशु मृत्यु दर की। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की मृत्यु संख्या, यानी 1000 पुरुष है या 1000 महिलाएं हैं उनके पीछे जो व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति की जो मृत्यु होती है उसको प्रमुख रूप से इसमें दर्शाया गया है। तो इसमें बात है शिशु मृत्यु दर की, यानी 1000 शिशुओं के पीछे जो मरने वाले शिशुओं की संख्या है वो प्रमुख रूप से इसमें जोड़ी गई है। तो बात करें अपने 1951 में जहाँ 1000 शिशुओं का जन्म होता था वहाँ 147 शिशु है वो पूर्ण रूप से क्या है कि अस्वस्थ होने के कारण या किसी गंभीर बीमारी से संबंधित होने के कारण क्या है वो जीवन काल उनका समाप्त हो जाता था। कितने का, 1000 में से 147 का। वही वर्तमान समय की अपन बात करें तो स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ, माता है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहती है, हर प्रकार से पौष्टिक आहार लेती है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहती है। तो इस कारण क्या है चिकित्सा सेवा में सुधार हुआ, महिलाओं ने स्वयं भी क्या है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्रारंभ किया। 2016 में बात करें तो 1000 शिशुओं के जन्म के पीछे जो जीवन काल इनका समाप्त हो रहा था उनकी जो औसत आयु थी वो 34 बच्चे हैं वो उनकी क्या हो रही थी, मृत्यु हो रही थी। पहले आंकड़े ज्यादा थी और धीरे धीरे आंकड़े क्या है कम होते जा रहे हैं। बताती है जन्म दर की। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, यानी इसकी 1000 व्यक्ति है उनके पीछे जो जन्म लेने वाले शिशुओं की जो संख्या है उसको क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जन्म दर। और इसके जो आंकड़े हैं जन्म दर के वो कितने हैं, 20.04%। कितने हैं, 20.04%। बात आती है मृत्यु दर की। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या, यानी एक विशेष अवधि में यानी एक विशेष समय में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की जो संख्या थी प्रति वर्ष
उसके जो आंकड़े हैं वो क्या है, मृत्यु दर के जो आंकड़े हैं वो 6.4% है। कितने हैं? 6.4% के आंकड़े बताए गए हैं। बात आती है शिशुओं के संक्रमण से सुरक्षा। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय क्या है कि आसपास में स्वच्छता रखना आवश्यक है, बच्चे को समय समय पे दूध पिलाना आवश्यक है, माता को भी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि जितनी स्वच्छता रहेगी, जितनी साफ सफाई रहेगी, उतना बच्चे को और जच्चा को दोनों को क्या है, संक्रमण से, खतरे से, बीमारियों से बचाया जा सकता है। बात आती है माताओं की देखभाल। जब महिला प्रसूति होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उसके ध्यान रखना प्रमुख आवश्यक है, क्योंकि उस समय क्या है, उसको ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा हर प्रकार से उसका ध्यान रखा जाएगा, उतनी ही क्या है कि प्रसूति को समस्या कम होगी, उसके बच्चे को समस्या कम होगी। तो देखभाल करनी उसकी प्रमुख रूप से आवश्यक बताई गई है। पोषण सुनिश्चित करना, यानी किसी देश की जनसंख्या है वो स्वस्थ कब रहेगी, जब उसको अच्छा खाना मिले, अच्छा भोजन मिले, वो भी समय समय पे मिले, और उसमें हरी सब्जियां हैं, खूब फलाहार है, दूध है, मलाई है, इनका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाए। तो सरकार के द्वारा इन जो प्रमुख सुविधाओं का धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति तक इनकी पहुंच है वो उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि वो इनको न्यूनतम स्तर पे कम पैसों के कारण भी क्या इनको प्राप्त कर सके। बात आती है कि कुल मेडिकल है व डेंटल कॉलेज कितने वर्तमान समय के ध्यान पे बताए गए हैं। कितने? कुल मेडिकल व डेंटल कॉलेज कितने बताए गए हैं? कुल मेडिकल है उनकी संख्या बताई गई 381, और जो डेंटल कॉलेज है उनकी संख्या है 301। तो पहले आजादी के समय इनकी संख्या कम थी, और धीरे धीरे इनकी इन संख्या में क्या वृद्धि आवश्यकताओं को ध्यान में रख के की जा रही है। बात आती है कि प्रमुख राज्य ऐसे कौन कौन से हैं जहां मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज अधिक है। तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से जो राज्य आते हैं वो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज है और जो डेंटल है, चिकित्सा संबंधी, ये क्या है, अधिक है। बात आती है औषधालय तथा अस्पताल है वो 2013 में कितने थे? उनकी संख्या उस समय कम थी, और बाद में समय के साथ क्या इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली। 2013 में जो थे ये औषधालय तथा अस्पताल वो थे 29,274। कितने थे? 29,274। कब के अनुसार? 2013 के अनुसार। और समय के साथ 2017 में क्या इनकी संख्या में वृद्धि हो गई। कितने हो गए? ये 31,641 है वो औषधालय व अस्पताल हो गए। तो निरंतर इनकी संख्या में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के कारण क्या है, वृद्धि होती जा रही है, और स्वास्थ्य सेवाओं में धीरे धीरे भारत में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। बात आती है नर्सिंग कर्मी, यानी इनमें जो लगे हुए हैं नर्सिंग कार्य करने वाले हैं, जो एएनएम है, जीएनएम है, या इनसे संबंधित जो कंपाउंडर संबंधित जो कार्य हैं उनमें जो लगे हुए हैं उनकी संख्या क्या है। तो ध्यान रखना, 2013 में नर्सिंग कर्मियों की संख्या थी 23,44,981। कितनी थी? 23,44,981। और 2017 की बात की जाए तो संख्या में काफी परिवर्तन देखने को मिला, और उनकी संख्या हो गई 28,78,182। कितनी हो गई? तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि आजादी के बाद से लेके अब तक की बात की जाए तो धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है, औसत वृद्धि हो रही है, और एक व्यक्ति का जीवन काल बढ़ रहा है, स्वास्थ्य है वो सही रह रहा है, उनको व्यक्ति है शिक्षा के महत्व को समझा है, शिक्षा प्राप्त करने लग गया है, इस कारण उसको अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छा वेतन मिल रहा है। इस प्रमुख कारण क्या है? स्वास्थ्य का अच्छे रहना और शिक्षा को सही तरीके से प्राप्त करना।